डिफेंस सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद को मंजूरी दी है। ज्यादा डिटेल बताने के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण राय। बताएं लक्ष्मण जी, क्या उपकरण मिलेंगे सेना को? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी की बैठक हुई, उसमें 79,000 करोड़ रुपए 79,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसको तकनीकी भाषा में कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी ये सारा सामान खरीदा जाना जरूरी है। तो इस जरूरत वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये जो 79,000 करोड़ रुपए के सामान खरीदे जाएंगे, ये उसमें इंडियन आर्मी के लिए भी सामान होगा, इंडियन नेवी के लिए भी सामान होगा, इंडियन एयरफोर्स के लिए भी सामान होगा। अगर शुरुआत में करूं इंडियन आर्मी से, तो इंडियन आर्मी के लिए 3 से 4 इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। मिसाल के तौर पे नाग मिसाइल सिस्टम MK2 खरीदा जाएगा। इसी तरीके से इंडियन आर्मी के लिए ग्राउंड बेस्ड मोबाइल एलिंट सिस्टम ELINT सिस्टम होता है, ये खरीदा जाएगा, जिसको GBMES कहते हैं। हाई मोबिलिटी व्हीकल खरीदे जाएंगे इंडियन आर्मी के लिए। अब इंडियन नेवी की बात करें तो वहाँ भी 3 से 4 ऐसे इक्विपमेंट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स डॉक्स कहते हैं LPD, ये खरीदे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 30 mm के नेवल सरफेस गन खरीदे जाएंगे, इसकी मंजूरी यहाँ पे दी गई है। इस तरीके से इंडियन नेवी के लिए कहें तो एडवांस लाइट व्हीकल वेट टॉर्पीडो होता है ALW2, ये खरीदे जाएंगे। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम खरीदे जाएंगे। इंडियन नेवी के लिए 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट एम्यूनेशन खरीदे जाएंगे। और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक CLRTS सिस्टम होता है, इसे खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो तीनों सेना के तीनों अंगों के पास ज़्यादा इक्विपमेंट हो, आधुनिक इक्विपमेंट हो, ये सुनिश्चित किया गया। लेकिन इसमें खास बात यह है, ये डिफेंस सेक्टर की सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक बड़ा मौके के तौर पर इसे देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप करें नाग मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये BDL बनाती है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाती है। इसी तरीके से जो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स होते हैं, HMVs होते हैं, ये BML बनाती है। इसी तरीके से आप आएँ तो 30 mm नेवल सरफेस गन होता है, वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSC बनाती है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडोज बनाती है। तो ये सारी कंपनियां, चाहे BDL हो, BML हो, BEL हो, GRSC हो, तो इन सब के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। इधर सोशल मीडिया पर अब डीप फेक और AI कंटेंट की अलग से पहचान करना आसान होगा। सरकार ने IT रूल्स में बदलाव के लिए ड्राफ्ट जारी किया है। नए नियमों में सोशल मीडिया कंपनियों को डीप फेक और AI कंटेंट को लेबल करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। IT सेक्रेटरी S कृष्णन के मुताबिक अगर कोई यूज़र वीडियो अपलोड करने से पहले गलत डिक्लेरेशन देता है, यानी बात छुपाता है, तो नियम के तहत उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। IT सेक्रेटरी S कृष्णन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है असीम मंजंदा ने। सर, AI जनरेटेड वीडियोस का भी बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप उसको रोकने के लिए रूल्स आप लेकर के आ रहे हैं, तो किस तरह से ये सारा रूल्स होंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा? ये जो AI जनरेटेड कंटेंट या सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट जिसे हम कह रहे हैं, वो रूल का बेसिक पर्पस ये है कि जो भी कंटेंट AI जनरेटेड या सिंथेटिकली जनरेटेड है और सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है, उस पे साफ लेबलिंग होना चाहिए या साफ बताया जाना चाहिए कि ये जो है सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है, ये ओरिजिनल नहीं है या ऑथेंटिक नहीं है। क्योंकि अगर हम ये नहीं कहेंगे कि लोग मिसलीड हो सकते हैं, उनको लगेगा कि ये जेन्युइन कंटेंट है और उसके मुताबिक और उसके आधार पर उनके माइंड में काफ़ी सारे मिस्टेकन इम्प्रेशंस हो सकते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए और ऐसे स्थिति को पैदा ना हो, इसके लिए हम ये नए रूल्स लाए हैं कि साफ बताया जाए कि ये जो लगा हुआ है, ये जो वीडियो जो लगा हुआ है या ऑडियो लगा हुआ है या जो लिखित रूप में एक इमेज लगा हुआ है, ये साफ साफ जो है सिंथेटिक मीन्स में बनाया गया है, ये आर्टिफिशियल है और ये जेन्युइन नहीं है या ऑथेंटिक नहीं है। सर, इसके अलावा यूजर्स के ऊपर भी आपने ऑब्लिगेशन डाला है, उसको कहा है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर वो गलत डिक्लेयर करता है तो क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, जो कंटेंट अगर गलत डिक्लेयर करता है और कंटेंट अनलॉफुल है, तब कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
ओके फाइन सर, इसके अलावा 312 में भी आपने चेंजेस किए हैं कि अब सीनियर ऑफिसर से आदेश दे पाएंगे कंटेंट टेक डाउन का, तो उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? एक तो हम यूजर के खिलाफ तो एक्शन लेंगे ही लेंगे, जिसने लगाया उसने अनलॉफुल एक्ट किया उनके खिलाफ तो एक्शन होगी, लेकिन आप जो सोशल मीडिया चलाते हैं आपने ये कंटेंट कैसे वहां पे परमिट किया? अगर आप हटा देते हैं तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हम नहीं हटाएंगे तब आप भी उस केस में जोड़े जाएंगे। तो यही है वो प्रावधान। तो उस प्रावधान में हम जैसे केस तो कहीं पे भी रजिस्टर हो सकती है, केस मतलब कोई पुलिस स्टेशन में जाके आप केस दे सकते हैं कि ऐसा हो गया है। नॉर्मली यूजर के खिलाफ वो काफी है, मतलब किसी ने आपसे कुछ चोरी कर ली या कुछ हो गया तो आप ऐसे केस दे देते हो। लेकिन इसमें क्योंकि हम एक सेफ हार्बर निकाल रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि उस पर थोड़ा और एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो। जैसे सर्टन कुछ लॉज में देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन का, तो केस फाइल करने से पहले एक हायर अथॉरिटी से या गवर्नमेंट से आप परमिशन स्पेसिफिकली लेते हो। उसी तरह इस केस में जब आप ऐसा नोटिस देना चाहते हो तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इंटीमेशन देना चाहते हो तो उन केसेस में परमिशन एक हायर लेवल अथॉरिटी की लेने का प्रावधान किया गया है। आने वाले दिनों में हर एयरपोर्ट की पहचान एक खास प्रोडक्ट से होगी। सरकार वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट स्कीम पर काम कर रही है, जहां एयरपोर्ट के आसपास के उत्पादों को बढ़ावा देकर उन्हें एयरपोर्ट हब से जोड़ा जाएगा। पूरी डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, सरकार एक इंटरनेशनल कार्गो हब पॉलिसी पे काम कर रही है, जिसका एक की फोकस होने जा रहा है वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट। ये इंस्पायर्ड है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से, और इसमें जिस इलाके में ये एयरपोर्ट सिचुएटेड है उसके आसपास की जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है उसका हब बनाने की कोशिश की जाएगी। शुरुआत में करीब 20 ऐसे एयरपोर्ट्स की पहचान की जाएगी इस पॉलिसी के तहत। कहीं किसी इलाके में अगर फार्मा का बिजनेस काफी ज्यादा है तो वहां उसे फार्मा का हब बनाया जा सकता है, कहीं टेक्सटाइल का अगर हब है तो उसे टेक्सटाइल का हब बनाया जा सकता है, साथ ही कोई खास तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसे उस प्रोडक्ट का हब बनाया जा सकता है। इसकी पहचान तो आपको उस एयरपोर्ट पे हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसकी जो कार्गो शिपमेंट है उसे आसान बनाया जाए। इसके लिए इजी क्लियरेंस, इजी कस्टम्स की व्यवस्था की जाएगी, कार्गो हैंडलिंग को आसान किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि जो लोकल फार्मर्स हैं उन्हें सीधे एक्सेस दिया जाए जो ग्लोबल मार्केट है उसमें। फिलहाल करीब स्टार्टिंग में 20 ऐसे एयरपोर्ट्स की पहचान की जाएगी, जिससे बाद में इस संख्या को बढ़ाया जाएगा। और जो पूरा लक्ष्य है इस पॉलिसी का कि जो 3 मिलियन टन लगभग एयर कार्गो कैपेसिटी है इस वक्त हमारी, उसे बढ़ाया जाए, उसे डबल किया जाए, लगभग 6 मिलियन टन तक पहुंचाया जाए अगले 4 साल में। और अब बात करते हैं बाजार की। शुरुआती बढ़त के बाद आखिरी घंटे में आज बाजार फिसलकर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए हैं। कैसा रहा आज के बाजार में कामकाज, बता रहे हैं कंचन नौटियाल। तो टेक्निकली हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। पहले सत्र में हमने देखा था कि बाजार में अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिले थे। आज लग ही रहा था कि शायद से 27 सितंबर 2024 का जो लाइफ हाई है वो हमें कहीं ना कहीं क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकेंड हाफ तक आते आते मार्केट में वापस से गिरावट का जो है वो मोमेंटम हमें देखने को मिला है। 26,000 के नीचे आके निफ्टी बंद हुआ है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक इस टाइम पे बात करी जाए तो देखिए आईटी का जो मोमेंटम है वो अभी भी हमें कायम देखने को मिला है। इनफैक्ट फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। बैंकिंग सेक्टर ने अपने हालांकि जो हाईस थे उसको कहीं ना कहीं गवाया है, लेकिन एक स्लाइटली इंक्रीज के साथ बंद हुआ है। अगर हम जिस्ट ऑफ द देखें तो मार्केट में एक गिरावट सेकेंड हाफ में काफी ज्यादा आती हुई दिखाई दी है। ऑयल एंड गैस में आज गिरावट का सामना करना पड़ा है और काफी सारी ग्लोबल न्यूज थी जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट आज हमें सेक्टर स्पेसिफिक भी देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक बार बात कर ली जाए, देखिए मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जो हैं वो आपको इस टाइम पे फाइनेंशियल और साथ में जो आईटी सेक्टर है वहीं से देखने को मिलेंगे, बिकॉज ट्रेड डील को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आया है। इन्फोसिस पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है जहां पे 3.5% के गेन है, बिकॉज यहाँ पे जो खबर है कि बायबैक में जो अब प्रमोटर एंटिटी है वो हिस्सा नहीं लेगी, उसके बाद ये मोमेंटम देखने को मिला है।
आगे चलते हैं, देखते हैं कि गिरावट कहां पे देखने को मिली है। इटर्नल 3% की गिरावट, इंडिगो में भी करीबन 2% का डाउनसाइड, आयशा मोटर्स करीबन 2% और अल्ट्राटेक सीमेंट भी करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप का हाल अगर देखा जाए तो भारत फॉर्ज यहां पे अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। ऑर्डर के बाद यहां पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, IGL, सोना, BLW प्रिसीजन, ट्रेड डील को लेकर जो बातें चल रही है कि हो सकता है डील हो जाए, जिसके बाद जिन भी कंपनीज का यूएस के अंदर एक्सपोजर ज्यादा है वहां पे हमें रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। लूजिंग साइड में पूना वाला फिनकॉर्प, टाटा कम्युनिकेशन, HPCL और MRPL आज करीब 3% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन डेफिनेटली आज जो मोमेंटम फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिला था बुल्स का, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नजर आया है। अगले 8 से 9 महीने में NSE का IPO आ सकता है। CNBC आवाज के साथ खास बातचीत में NSE के MD एंड CEO आशीष चौहान ने कहा कि सेबी से NOC मिलने के 6 महीने के बाद NSE का IPO आएगा। आशीष चौहान से खास बातचीत की यतीन मोता ने। सर, दिवाली के मौके पे आपके भी शेयर होल्डर्स हैं, लोग NSE के IPO के लिए रुके हैं। आशीष जी गोंग बजवाते हैं, लेकिन आशीष जी कब गोंग बजाएंगे उसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। एटलीस्ट जब मैं NSE आया और मैंने कहा कि आशीष जी का इंटरव्यू कर रहा हूं तो लोगों ने पूछा, उनको ये ज़रूर पूछिए कि भाई IPO कब आएगा। तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस है और चेयरमैन साहब ने सेबी से कहा भी है कि फैसिलिटेट होगा। तो टाइमलाइन वाइज अगर आप कुछ बता सकें किस तरीके से आप देख रहे हैं चीज़ें शेप अप होते हुए। no, एक तरह से हम रेगुलेटेड एंटिटी है और वी आर अवरसेल्व्स रेगुलेटर्स, तो जो भी रेगुलेटर्स का जो वो निर्णय रहता है मान्य रखना पड़ता है। तो हमने NOC के लिए अप्लाई किया है। NOC सेबी का जब मिलता है उसके बाद ही हम RHP बना सकते हैं, DRHP। तो एक बार NOC आता है उसके करीब 3-4 महीने में हम DRHP प्रिपेयर करके फिर वापस सेबी को DRHP अप्रूवल के लिए जाएंगे। तो उसका भी वो लोग 3 से 4 महीना निकालते हैं। तो करीब मुझे लग रहा है कि आफ्टर NOC कम्स करीब 7-8 महीने के अंदर हमारा IPO आना चाहिए। तो अभी लग रहा है कि अगला संवत जो ठीक गया तो हमारा IPO भी आपको देखने मिलेगा। और अब बात RRP सेमीकंडक्टर में तेजी की। ये शेयर एक साल में 128 गुना उछला है। BSE की चेतावनी के बाद भी शेयर में तेजी थमी नहीं है। RRP सेमीकंडक्टर के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि जरा संभल कर, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। दरअसल अगर आप देखें तो एक्सचेंज की चेतावनी के बाद भी 2% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। एक तो स्टॉक अगर आप देखें तो बहुत ही कम वॉल्यूम वाला है। प्राइस का इंपैक्ट एक बार जैसे कि आपने बताया कि 2 साल में तो क्या गजब की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। एक साल में 128 गुना। पिछले 18 महीने पहले तक ये स्टॉक सिर्फ 10 रुपए का था, अभी 9000 के ऊपर है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई छोटी सी कंपनी है या फिर कोई ऐसा पेनी स्टॉक होगा ना, इसका तो 10,000 करीब का भाव चल रहा है। इसका मार्केट कैप देखें तो तकरीबन 13,000 करोड़ का है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप और इसके फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे चौंक जाएंगे, बिल्कुल तालमेल ही नहीं है। इनफैक्ट इसी के चलते अगर आप देखें तो BSE की तरफ से एडवाइजरी आ गई है कि अगर आप इस स्टॉक में डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए। अब मैं इसके लिए कह रहा हूं कि रिटर्न्स तो आपने देख लिए, 2 साल का चार्ट भी आपने बखूबी तरीके से देख लिया। इसका पी देखिए 2026 टाइम 2026 टाइम्स का पी चल रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखें तो करीब 500 टाइम्स पर। ऐसी कौन सी कंपनी करती क्या है, नाम में सेमीकंडक्टर हो गया। और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो कुछ रूमर्स के चलते स्टॉक में और भी बड़ी तेजी आई है। लगातार रूमर्स चल रही थी मार्केट में कि हो सकता है कि यहां पर अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर इसमें स्टेक ओन करते हैं, इनकी एडवाइजरी पैनल पर आ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो एक रूमर ये भी चल रही थी स्टॉक को बढ़ाने के लिए कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा लैंड अलॉटमेंट यहां पर मिल गया है, जिसके चलते अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और काफी समय से हम देख भी रहे हैं कि थीम ऐसी है कि इसमें मार्केट का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी आई। हालांकि खंडन आ गया कंपनी की तरफ से कि ये दोनों खबरें बिल्कुल गलत है, लेकिन इस खंडन में बड़ी देरी हो गई, स्टॉक में गजब की तेजी देखने को मिली। अब आप चार्ट आपने देखा कि किस प्रकार के मूव देखने को मिले। 13,000 करोड़ की ये कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से और आप चौंक जाएंगे जानकर कि अगर आप इन्होंने लास्ट क्वार्टर यानी Q1 FY26 में जो रेवेन्यू का आंकड़ा पेश किया है 0 है, बिल्कुल नील रेवेन्यू यहां पर देखने को मिली है।
और ऐसा नहीं कि इससे पहले भी कोई बड़ी रेवेन्यू का ट्रेंड देखने को मिला। एक बार रेवेन्यू का ट्रेंड लेकर आते हैं। अगर आप देखें तो Q2 FY25 में 6 करोड़ की इनकी रेवेन्यू थी, फिर 15 करोड़ हो गई, फिर 6 करोड़ हो गई, और लास्ट क्वार्टर में बिल्कुल जीरो, कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई कारोबार ही नहीं है। अब दरअसल अगर आप देखें तो राजेंद्र चौदंकर इनकी तरफ से अगर आप देखें तो 73.96% हिस्सेदारी यहाँ पर ये ओन करके चलते हैं। हालांकि ये स्टॉक फिलहाल ESM कैटेगरी 2 में चल रहा है, और इसके बाद भी अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार बड़े मूव्स देखने को मिले। सिर्फ सर्किट टू सर्किट चलता है, और जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में देखें तो स्टॉक में बड़ी तेजी है। हालांकि जो वॉल्यूम सर यहाँ पर अगर आप देखें तो कम है, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी देखें तो कंपैरेटिवली कम नजर आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में इस बार नीतीश बनाम तेजस्वी की लड़ाई होगी। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपने सभी कंफ्यूजन्स खत्म कर दिए हैं। एक साझा बयान, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी को सीएम फेस बताया गया है, वहीं मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बताया गया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। हालांकि अभी भी कुछ सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट होने वाली है। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे ये। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगी दलों को शुक्रिया कहने के साथ ही नीतीश सरकार पर हमला बोला। साथ ही कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है, और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। बीजेपी ने महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर हमला बोला है। रविशंकर जी, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे? तेजस्वी ने भी सवाल उठाया है, क्या आप लोग नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित कर रहे हैं? कोई वैकेंसी है क्या? कहिए, कोई वैकेंसी है क्या? वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए बिहार के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बिहार की समृद्धि का एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बिहार के युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जंगल राज को भूलने वाले नहीं हैं। आपसे पहले वाली पीढ़ी को जंगल राज के अवसरों से वंचित कर, अवसरों ने उनको बर्बाद भी कर दिया, उनके जीवन के सारे सपने चूर चूर कर दिए, और उस शासन में घोटाले थे। हमारे शासन में विकास की गारंटी है। उन लोगों ने बिहार की बेटियों को 4 दीवारी में कैद कर दिया था। इसलिए जंगलराज वालों को सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है। बिहार में आज महिला सुरक्षा का जो भाव है, हमें उसे कमजोर नहीं पड़ने देना है। और आवाज अड्डा में भी आज हम बिहार चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। महागठबंधन का कंफ्यूजन खत्म हो गया है। अब तेजस्वी सीएम बनने की रेस में शामिल तो हो गए हैं।
उनके नाम पर गठबंधन में मुहर भी लग गई है। तेजस्वी सीएम फेस, क्या जीतेंगे रेस? देखिए शाम 7:57 पर। देश में छठ और दीपावली पर भीड़ को देखते हुए 35 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिनमें बिहार के 18 प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। स्पेशल ट्रेनों पर वॉर रूम से निगरानी की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉर रूम का मुआयना किया। वॉर रूम में रेलवे स्टेशनों पर कैसी रखी जा रही निगरानी, जायजा लिया दीपाली नंदा ने। छठ के मौके पर देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर रिकॉर्ड यात्रियों की संख्या के अनुमान को भांपते हुए रेल मंत्रालय की तरफ से एक वॉर रूम बनाया गया है, जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद यहाँ पर मौजूद है और 24/7 यहाँ पर जो वॉर रूम बनाया गया है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। रेलवे बोर्ड के स्तर पर ये जो मॉनिटरिंग है ये जारी है, साथ ही साथ डिविजन और जो जोन्स है उनके लेवल पर भी इस तरह का सेटअप किया गया है। और आप सीधे तौर पर देख सकते हैं रेल मंत्री यहाँ पर मौजूद है और लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी इन्होंने मुआयना किया है। ट्रेनों के अंदर जा रहे हैं, यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए ये पूरा सेटअप यहाँ पर बनाया गया है। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का है और यहाँ पर जो अलग अलग स्क्रीन्स लगाई गई है, अजमेरी गेट और पहाड़गंज दोनों जगह का जो आउटपुट है यहाँ पर सीधा लाइव कहा जाए कि जो लाइव ट्रैकिंग है, रियल टाइम ट्रैकिंग है, वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं पहली बार रेलवे की तरफ से एक ये बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि इस रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये होल्डिंग एरिया का दृश्य है और अब ये भी फैसला लिया गया है कि जितने भी करीब 76 रेलवे स्टेशन है जहां पर इस तरह का होल्डिंग एरिया बनाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं लगातार यहां पर न सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बल्कि जो दूसरे शहर है जहां पर छठ के मौके पर यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या का अनुमान लगाया गया है, उसकी भी यहां पर रियल टाइम में ट्रैकिंग की जा रही है। अभी तक जो आंकड़े रेल मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं उसके मुताबिक जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं उसमें 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने अब तक यात्रा कर ली है। संख्या के हिसाब से देखें तो 10,000 स्पेशल ट्रेनें पहले ही रेलवे की तरफ से अनाउंस की जा चुकी है, लेकिन अब ये भी फैसला लिया गया है कि जिस तरह से मांग बढ़ेगी उसी तरह से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। खासतौर पर अनरिजर्व्ड ट्रेनों की बात करें तो ये 3,000 के करीब अभी तक ये फैसला लिया गया है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 3,000 से ज्यादा ट्रेनों को चलाया जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खबरों पर अपडेट रहिए, इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।